हाँ जी बच्चों, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट का फायदा तभी होता है जब आपका चैप्टर की क्लैरिटी हो। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है, तो ही ये वर्कशीट करनी चाहिए, अदरवाइज ये वर्कशीट वेस्ट है। कोई ऐसा बच्चा जो रिकॉर्डिंग देख रहा है, तो उसको भी मेरी ये एडवाइस होगी कि रिकॉर्डिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश मत करें, क्योंकि समझ बहुत कम आता है। तो बेटर ये होता है कि रिकॉर्डिंग देखने से पहले बच्चा चैप्टर रिवाइज कर ले, रिवाइज करने के बाद फिर बच्चा इस रिकॉर्डिंग को देखे, ज्यादा इफेक्टिवनेस आती है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। आई होप आपने चैप्टर को रिवाइज किया हुआ है। कोई डाउट हो आप 9811232145 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज ये सबसे पहला क्वेश्चन, कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, आपने पढ़ा है कि कार्बन के कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं। और कार्बन के कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड का मतलब वीक फोर्सेस, आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो आओ आंसर देखते हैं। कार्बन कंपाउंड्स गुड कंडक्टर नहीं होते, नहीं होते। कार्बन कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फोर्स आयनिक कंपाउंड्स में होती थी, क्योंकि उसमें कटायन एनायन होते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी। हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, यस वीक फोर्स होती है। तो इसके दो आंसर हैं, बैड कंडक्टर एंड वीक फोर्स। तो ऑप्शन सी, बैड कंडक्टर एंड वीक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बनता है, तो आपको याद होगा ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6, और इसके पास भी 6 होते हैं। तो 6 और 6 होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं वो और जरा देखते हैं। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 6 है तो आप बताओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खाने की भूख कितने इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी? 2 की, क्योंकि 6 को 2 चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, राइट। जैसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको 2 और चाहिए। जब इसको 2 और चाहिए तो सामने वाले के भी 2 ही रखोगे ना सामने। तो जब ये ओवरलैप करेगा इसका ऑक्टेट, ये ओवरलैप करेगा इसका ऑक्टेट, तो O और O के बीच में कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 2। और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अलग रहेंगे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये अलग रहेंगे। और आंसर देखते हैं क्या है। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें O और O के पास 4 इसके हैं, 4 इसके हैं, बीच में 4 शेयर्ड हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, और इन पे रिलाई मत करना, कुछ आंसर्स गलत भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 7 होते हैं तो उसको कितने चाहिए? एक। तो उसका एक अलग करेंगे और दूसरे वाले का भी एक अलग करेंगे, तो एक और एक ही शेयर करेगा ना। तो बॉन्ड कितने बनेंगे? डबल ट्रिपल सिंगल, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और ऑक्टेट पूरा कर देगा। और देखते हैं सही ऑप्शन कौन सी दिखा रहा है। देखो ट्रिपल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, डबल बॉन्ड भी नहीं हो सकता, सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड भी नहीं हो सकता। पर अगर दो ऑप्शन में सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, तो आप चेक कर लेना, सिंगल बॉन्ड बनने के बावजूद इसके यहाँ पे 6 और 2 8, 6 और 2 8, ऑक्टेट पूरा है। तो आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, given below the structure of some hydrocarbon, select the two structure which are related to each other from the given। जो एक दूसरे से रिलेटेड है, ये क्या है? 1 2 3 4, 4 कार्बन की अल्कीन यानी कि ब्यूटीन। ये क्या है? 4 कार्बन का अल्केन यानी कि ब्यूटेन। ये क्या है? 4 कार्बन में चौथा इधर लगा दिया। ये क्या है? 4 कार्बन अल्कीन पर एक क्लोरीन लगा दिया। कह रहे हैं इनमें से कौन कौन से एक दूसरे से रिलेटेड है? क्या 1 और 4 रिलेटेड है? देखना जरा। 1 अल्कीन, ये भी अल्कीन, पर इसमें हेलोजन भी डाल दिया इसने। 2 एंड 4, 2 एंड 4, ये रहा 2 अल्केन, ये रहा 4, दोनों सैचुरेटेड है। 2 एंड 4, सॉरी, 2 एंड 4, ये रहा 2, ये 4, एक अल्केन है एक अल्कीन है। नेक्स्ट, 2 एंड 3, जरा देखना 2 क्या है? सैचुरेटेड। 3 क्या है? सैचुरेटेड। और 1 एंड 3, 1 अल्कीन 3 अल्केन। तो कौन से एक दूसरे से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। यहां पे मैं एक चीज और करता हूं आपसे बात। कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड में ना बच्चा ये रट के चला जाता है कि डबल ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड तब होता है जब कार्बन और कार्बन के साथ डबल या कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो, अदरवाइज अनसैचुरेटेड नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपको कभी ये पूछ ले कि
कि ये जो मॉलिक्यूल है क्या ये अनसैचुरेटेड है? इसको अनसैचुरेटेड मत लिखना, क्योंकि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। मुझे अनसैचुरेटेड उसको कहना है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ये अनसैचुरेटेड नहीं है। अब जैसे क्या ये अनसैचुरेटेड है? ये भी अनसैचुरेटेड नहीं है। अनसैचुरेटेड तब आएगा जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो अनसैचुरेटेड होगा। अब क्या ये अनसैचुरेटेड है? सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मुझे सी और सी के बीच में डबल ट्रिपल चाहिए होता है, वो भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा ऐसा एक और। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन 1cc एंड 1cc डबल बॉन्ड। कह रहा है इनमें से किसके अंदर सी और सी में सिंगल और सी और सी में डबल है। आ जाओ। बेंजीन, बेंजीन में सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल होते हैं। बेंजीन ऐसी होती है बच्चों, बेंजीन ऐसी होती है। ये बेंजीन होती है। सी एच डबल, सी एच सिंगल, सी एच। तो सेलेक्ट द फ्रॉम फॉर्मूले हाइड्रोकार्बन विच हैव 1cc बॉन्ड एंड 1c डबल बॉन्ड सी। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ये होती है, इसमें तो सारे ही सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन ये होती है, 4 कार्बन लगाए और एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो मुझे तो डबल बॉन्ड। प्रोपाइन, सी 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 ये। अब बताओ किसके अंदर एक सी सी सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड भी है। ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो किसके अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों है? प्रोपाइन के अंदर। ठीक है बच्चे। द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन रिस्पेक्टिवली आर। बड़ा अच्छा होगा ये भैया, स्प्रेड। हाँ जी। द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, बेंजीन में सिंगल और डबल बॉन्ड कितने होते हैं? आज देखते हैं। देखिए जी, मैंने कहा ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। अब आपको इसके अंदर हाइड्रोजन एटम भी दिखाने हैं। अब आप बताओ, अगर ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने बॉन्ड निकलते दिखाई दे रहे हैं आपको? 3। दिखाऊं 3 कैसे? 1 2 3, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। यानी कि एक एच होगा इसके पास जो नहीं दिखाया गया है, वो ये रहा एक एच। समझ में आ गया एक एच कैसे ढूंढ लिया मैंने? दोबारा देखना, इसको भी सी मानो। 1 2 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो मतलब क्या हो गया? एक बॉन्ड बच गया, वो एक एच ये रहा। ऐसे हर कार्बन के पास, हर कार्बन के पास कितने एच पड़े होंगे? एक एक एच पड़ा होगा। अब ढूंढो इसमें कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3। कितने डबल बॉन्ड है इसके अंदर? 3 डबल बॉन्ड है। आओ देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है। इससे क्वेश्चन में क्या पूछा, जरा ध्यान से देखो। इसने पूछा है कि कितने सिंगल और कितने डबल बॉन्ड है। अब मुझे सिंगल बॉन्ड भी ढूंढने हैं। डबल बॉन्ड कितने मिले बताओ? 3 डबल बॉन्ड मिले। सिंगल बॉन्ड देखते हैं, आ जाओ। सिंगल बॉन्ड देखिए, मैं अलग कलर से हाईलाइट करूंगा सिंगल बॉन्ड को, जरा ध्यान से देखिएगा। आ जाइए। 1 2 3 4 5 6, बाकी 6 और गिनवाऊं? 7 8 9 10 11 12, ये 12 सिंगल बॉन्ड है। समझ में आ गया जी? क्लियर है? आगे चलते हैं। पर इसने पता क्या दिखा रखा है? द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द बेंजीन रिस्पेक्टिवली आर। इसने क्या दिया? ऑप्शन दिया बी, 9 एंड 3 बोल रहा है, पर होते कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं? 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो आपको दिखा दिए कितने थे? 12 ही थे ना। समझ आ गया 12 कैसे थे? अच्छा, हेक्सेन में देखें, हेक्सेन में कितने होंगे? साइक्लो हेक्सेन में व्हाट इज साइक्लो हेक्सेन? साइक्लो हेक्सेन क्या होती है, जल्दी बोलो। साइक्लो हेक्सेन में सिर्फ यही होते हैं। अब तो हर कार्बन के पास कितने एच होंगे यहां पर, जरा जल्दी से देखना, बोलो। हर कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो कितने और होंगे? 2 बॉन्ड है, कितने और होंगे? टेट्रावैलेंसी याद है, भूल गए हो?
ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। समझा कि साइक्लोहेक्सेन। जरा गिनोगे इसमें कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, टोटल सिंगल बॉन्ड्स? दो 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 दो, कितने हो गए? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सिंगल बॉन्ड्स। क्लियर हो गया कैसे निकाले? Which of the following property of carbon is not responsible for the formation of large number of compounds? कह रहा है इतने सारे कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल नहीं है? टेट्रावेलेंसी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो रेस्पॉन्सिबल है। आगे चलते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि कार्बन, मान लो ब्यूटेन है, 4 कार्बन एक लाइन में भी जुड़ सकते हैं, वही 4 कार्बन 3 और चौथा एक ब्रांचिंग में भी आ सकता है। तो बताओ 4 वाले से 2 की ऑप्शन होगी नहीं होगी? तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड में आइसोमेरिज्म रेस्पॉन्सिबल है नहीं है? बिल्कुल है। आगे चलते हैं। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी का मतलब है कार्बन डायमंड ग्रेफाइट फ्लोरीन में एग्जिस्ट कर रहा है, पर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये तो सबसे बड़ा कारण होता है कैटिनेशन। तो विच इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स? आंसर इज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी से वो डिफरेंट मॉडिफिकेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। जो कंपाउंड फॉर्मेशन है उसकी टेट्रावेलेंसी रेस्पॉन्सिबल है, आइसोमेरिज्म रेस्पॉन्सिबल है, और अब बच्चा कहते हैं सर आइसोमेरिज्म कैसे रेस्पॉन्सिबल है? मैं आपको बताता हूं आइसोमेरिज्म कैसे रेस्पॉन्सिबल है। ये देखो, अब जैसे आपने कहा सर ब्यूटेन C4H10, ये ब्यूटेन है। अब इसमें क्या हो सकता है? 4 कार्बन ऐसे लग सकते हैं और 4 कार्बन ऐसे भी तो लग सकते हैं, ऐसे। तो 2 अलग अलग आइसोमर्स नहीं हो गए? तो आइसोमेरिज्म से भी तो कंपाउंड फॉर्मेशन बढ़ जाती है। एच अपने आप लगा लो भी, जैसे इसके पास 1 है तो इसके पास कितने एच होंगे? 3 एच होंगे। इसके पास 2 है तो कितने एच होंगे? अब जैसे इसके पास एच कितने होंगे? 1 है तो 3 एच, 2 3 है तो 1 ही एच होगा, 1 है 3 एच होंगे, 1 है 3 एच होंगे। आगे चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लिक कंपाउंड ABC आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है जी, आओ देखते हैं। आपको क्या लगता है ये क्या है? अभी मैंने बनाया था आपके सामने, शाबाश, साइक्लोहेक्सेन अभी बनाया था आप लोगों के सामने। ये बेंजीन अभी आपके सामने बनाई थी। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये आपको बेंजीन लग रही है? ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन में क्या होती है? सिंगल डबल अल्टरनेट में होते हैं, एक साथ नहीं होते। आओ, A and C आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ए और सी, ए वो हेक्सेन नहीं है, वो साइक्लोहेक्सेन बन गई। ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, कह रहा है ए आइसोमर ऑफ हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है ये। एंड बी इज बेंजीन, सी इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, सी। ए इज ए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड है ये? बोलो, सैचुरेटेड है नहीं है? सैचुरेटेड है। बी एंड सी अनसैचुरेटेड है, बताओ। बी और सी में डबल बॉन्ड है नहीं है? आ जाओ। ए इज अ साइक्लोहेक्सेन, बी एंड सी आर द आइसोमर्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन का आइसोमर थोड़ा ना वो। मेरी बात समझ में आ गई? तो सही ऑप्शन कौन सी बनती है इसमें से? ऑप्शन सी। सी क्या है? सी, ए इज अ सैचुरेटेड एंड बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कहते हैं। क्लियर है? ये बोर्ड में आया हुआ, सीबीएसई में सेम क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिलेशन इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। कह रहा है आपको पता है ऑयल क्या होते हैं? घी, जो लिक्विड तेल होते हैं, जो आपके घर में रिफाइंड ऑयल है, वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, अनसैचुरेटेड है। अगर हम उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दें, हाइड्रोजन को ऐड करने से वो सैचुरेटेड हो जाएंगे, वो घी बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में आए कि हाइड्रोजनेशन की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, तो बताओ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? टू कन्वर्ट ऑयल इनटू वनस्पति घी। इसमें हम हाइड्रोजन डालते हैं, पेपर में आता है ये, हाइड्रोजन डालते हैं, उससे क्या बन जाता है? घी। तो दिस इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है झूठ पकड़ना है इसमें। ऐसे क्वेश्चन जरा ध्यान से करना बच्चे। मैं हमेशा कहता हूं जब पेपर दो, बिल्कुल स्टेबल माइंडसेट से पेपर देना, क्योंकि आपसे कई बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है और आपका माइंड बहुत देर से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहा होता है, तो अचानक उसको इनकरेक्ट ढूंढने को कहता है बच्चा,
जैसे ही करेक्ट देखता है उसको लगता है तो सही है, ठीक कर देता हूँ। तो बी केयरफुल। तो भाई स्टेबल माइंड बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था उस समय। हमें झूठ पकड़ना है। किसके बारे में झूठ पकड़ना है? हाइड्रोजनेशन ऑफ, हाइड्रोजन डालते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, उधर घी बन जाता है, वनस्पति घी, डालडा घी। पहला, इट इज एन एडिशन रिएक्शन। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। उसी में तो हाइड्रोजन ऐड होता है, तभी तो अल्केन बनते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बिल्कुल। उसमें कौन कौन से कैटलिस्ट होते हैं? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। द प्रोडक्ट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। यस। अल्कीन कन्वर्ट्स इनटू अल्केन, यानी कि सिंगल बॉन्ड ही बन गया ना, डबल बॉन्ड विल कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। ये भी सच है। नेक्स्ट, इट इज एन एडिशन रिएक्शन व्हिच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट नहीं होता उसके अंदर। इसके अंदर कैटलिस्ट क्या होता है? इसके अंदर कैटलिस्ट होता है निकल, यानी कि मेटल कैटलिस्ट होते हैं। आपको पता है एसिड कैटलिस्ट किसके अंदर था? डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल के अंदर। जब इथेनॉल का डिहाइड्रेशन किया था उसके अंदर कैटलिस्ट क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे इथीन बन गई थी वाटर के लो से। उसके अंदर कैटलिस्ट क्या था? एसिड कैटलिस्ट था। पर इसके अंदर कैटलिस्ट मेटल है, एसिड नहीं है। तो झूठ क्या है इसके अंदर? डी ऑप्शन गलत है। आगे बढ़े, आजिए। कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंस, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, अल्कलाइन केमिनोफोर। आपको पता है ये दोनों आपने कहां पढ़े हैं? ये दोनों आपने इथेनॉल की ऑक्सीडेशन में पढ़े थे। इथेनॉल के अंदर अल्कलाइन के एमिनोफोर डाल दो, इथेनोइक बनता था। इथेनॉल के अंदर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो, इथेनोइक बनता था। याद है? पढ़ाया हुआ है, नोट्स में भी है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देखो क्या कह रहा है, आउट ऑफ दिस द कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब बताओ, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन इथेनोइक देता था, तो जो एजेंट हो गए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन से हुए? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जो किसको कन्वर्ट कर रहा है? इथेनॉल को इथेनोइक में। अल्कलाइन केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जो इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इथेनोइक में। तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। द कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पकड़ो इसमें कौन कौन से हैं? 1 एंड 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना। ये रिएक्शन के रूप में भी आ सकता है आपको। मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। रिवीजन क्लासेस का फायदा ये है कि आपको चीजें रिवाइज होती रहे, और फायदा तब है जब पढ़ के आओ। रिवीजन क्लासेस का अगर आप बेस्ट बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उस चैप्टर की जिसकी रिवीजन चल रही है पढ़ के आओ। डबल रिवीजन होगी, एक आप पढ़ के आओगे कि मैं बताऊंगा, तो वो जो ब्रेन के अंदर ओवरलैपिंग ऑफ कंसेप्ट होगी, बहुत अच्छी इफेक्टिवनेस निकल के आती है। आज जो आगे देखते हैं, जैसे ये रहा इथेनॉल। इथेनॉल, इसके अंदर हम क्या डालते थे? एसिडिफाइड पोटाशियम डाई, यहां हम क्या डालते थे? एल्कलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट। तो इसमें क्या होता था? इसके ये जो दो एच हैं, इसकी जगह एक ओ फिट हो जाती थी, तो क्या बन जाता था? CH3COOH, इथेनोइक एसिड बन जाता था। हालांकि आप जब क्लास 12th में जाके केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें दिस प्लस दिस, ये तो सही होता है, दिस प्लस दिस ये नहीं बनता है। 10th के एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब 10th के एनसीईआरटी में जो लिखा है आपके लिए वो सच है। आपने इससे भी ये बनाना है, इससे भी। पर 12th क्लास में अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे, इससे इससे ये नहीं बनता। क्या बनता है वो बाद में बताएंगे। चलो, थोड़ी बहुत तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी ली है, लॉजिक बता देता हूं, पर वो लॉजिक 10th के बोर्ड में मत लगाया ना, मैं पहले बता दूं। अच्छा, ये क्या एसिड? अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेस, यानी कि केमिनोफोर किसके साथ प्रेजेंट है? बेस के साथ। चलो मान लेते हैं एक पल के लिए ये बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये बेस क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेंगे? सॉल्ट। तो एसिड बनेगा नहीं, एसिड बनते ही इस बेस के साथ क्या बना लेगा? सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? H और OH निकल जाएगा और CH3COO के बन जाएगा। ये बनता है। 10 के एनसीईआरटी में गलत लिखा है, पर कोई बात नहीं, हम लिख दिया तो हम क्या करें। आप क्या करना भैया, ये पंगे मत कर लेना 10th में, पहले बता दूं। 10th में इससे भी क्या बना के आना है आपने? इथेनोइक एसिड ही बना के आना है। लॉजिक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। यू वांट टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ वाटर, कर वाटर की हार्डनेस को टेस्ट करना है, कर लेंगे वाटर की हार्डनेस को। बट हार्ड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। हार्ड वाटर पड़ा ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मे बी डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर टू मेक इट हार्ड?
कह रहे हैं इनमें से कौन सा डालें पानी को हार्ड करने के लिए। एक काम करते हैं, एक बार वापस फ्लैशबैक चलती है हार्डनेस ऑफ वाटर की रिवीजन में। पानी हार्ड दो सॉल्ट करते हैं, कैल्शियम के या मैग्नीशियम के। पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ होने का चाहिए तीन अनायन, या तो क्लोराइड, या तो सल्फेट, या तो बाइकार्बोनेट। यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इन छह में से कोई भी होगा वो वाटर हार्ड कर देगा। अब मैंने पानी को हार्ड बनाना है तो कौन सा सॉल्ट लैब में ढूंढूंगा, जरा देखता हूं। हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ सोडियम। हाइड्रोजन कार्बोनेट तो चाहिए मुझे, हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बाइकार्बोनेट होता है भाई। हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए पर सोडियम के साथ नहीं, किसके साथ चाहिए, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ चाहिए। सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, यस, मैग्नीशियम का सल्फेट चलेगा, मैग्नीशियम का सल्फेट चलेगा। क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, मैंने क्या कहा, कैल्शियम के साथ Cl भी चलेगा, सल्फेट भी चलेगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी चलेगा। ये चलेगा, ये भी चलेगा। कार्बोनेट अरे सोडियम थोड़ा ना हार्डनेस करता है, हार्डनेस यहां तो करेगा मैग्नीशियम, हार्डनेस क्या तो करेगा कैल्शियम। पर ये भी एक ट्विस्ट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ उनको तीन चीजें चाहिए, या तो क्लोराइड, या सल्फेट, या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्वेश्चन ना और अच्छा कर सकता था वो, मेरे हिसाब से। वो क्वेश्चन में क्या कर सकता था, ऐसे कर देता, नाइट्रेट ऑफ मैग्नीशियम। तो जो बच्चे रट के आते हैं ना, मैग्नीशियम कैल्शियम होते हैं, वो फंस जाते हैं इसके अंदर, नहीं समझे। वो नाइट्रेट ऑफ मैग्नीशियम कर देता, पर हमें मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट चाहिए। तो मेरे पास दो और तीन ऑप्शन है, दो और तीन का है बी। समझ आ गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल फैक्ट्री वर पोरिंग देयर वेस्ट इन रिवर ए एंड रिवर बी। एक फैक्ट्री है ए में फेंक रही है अपना कूड़ा कचरा, एक फैक्ट्री है बी में फेंक रही है अपना कूड़ा कचरा। वाटर सैंपल वर कलेक्टेड फ्रॉम दीज टू रिवर। कह रहे हैं इन दो नदियों से पानी निकाला गया। It was observed that the sample collected from river A was acidic and the river B was basic। कह रहा है रिवर ए में से जो पानी लिया वो एसिडिक था, मतलब पीएच 7 से कम रही होगी। जो रिवर बी से पानी लिया वो बेसिक था, यानी कि पीएच 7 से ज्यादा रही होगी। द फैक्ट्री लोकेटेड नियर ए एंड बी आर, ए सोप एंड डिटर्जेंट नियर ए एंड एल्कोहल डिस्टिलरी नियर बी। देखो जो सोप होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नदी ए है, जो रिवर ए है, रिवर ए क्या है, एसिडिक है। एक बात बताओ, सोप बेसिक होते हैं ना, सोप क्या होते हैं, बेसिक। पीएच 7 से ज्यादा होती है, पीएच के टॉपिक में भी पढ़ा था। तो बताओ ए ऑप्शन सही है गलत है, फिर ए ऑप्शन गलत है। सोप एंड डिटर्जेंट आर नियर फैक्ट्री ए, सॉरी नियर फैक्ट्री बी एंड एल्कोहल डिस्टिलरी नियर ए। लेड स्टोरेज बैटरी इज नियर ए एंड सोप डिटर्जेंट फैक्ट्री नियर बी। मेरे बच्चों यहां पे समझो, क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, बहुत बच्चे फंसे थे इस क्वेश्चन के अंदर। जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती है ना, मैं आपको बताता हूं क्या होती है। लेड स्टोरेज बैटरीज, आपकी गाड़ी के अंदर एक बैटरी डलती होगी, या आपके घर में एक इन्वर्टर होगा, जब लाइट जाती होगी जल जाता होगा, वो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं। इनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डलता है, ठीक है। यानी कि बैटरीज के अंदर कौन सा रॉ मटेरियल होता है, सल्फ्यूरिक, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बताओ, तो जो नदी रिवर ए के पास, जो रिवर ए के पास फैक्ट्री होगी, उसके अंदर कौन सी बैटरी यूज हो रही होगी, लेड स्टोरेज। क्योंकि लेड स्टोरेज में क्या यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। वही वेस्ट जा रहा है नदियों में, तो वो नदी क्या हो गई, एसिडिक हो गई। और जो सोप डिटर्जेंट की फैक्ट्रीज हैं वो रिवर बी के पास होगी, क्योंकि सोप रिवर को क्या कर देंगे, अल्कलाइन, यानी कि बेसिक कर देंगे। तो ऑप्शन क्या होगी सही, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। समझ आ गया बच्चे, आगे चलते हैं। अब ये तो उल्टा कर दिया कि बी के पास लेड स्टोरेज है और ए जो है वो सोप डिटर्जेंट के पास है। नहीं नहीं, सोप डिटर्जेंट अल्कलाइन नहीं होते हैं भाई, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं ना वो। व्हाट आर सोप, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोडियम और पोटेशियम स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, तो रिवर को क्या कर देंगे जाके वो बेसिक। आओ मैं आपको एक चीज और याद दिलाता हूं। आपको याद है, आपको एक क्वेश्चन आता था कि भी एक बी स्टिंग जब होती है वो बाइट करती है, तो आप साबुन क्यों रगड़ते हो, उसका भी तो लॉजिक वही है। बी स्टिंग आपके हाथ पे क्या छोड़ देती है, एसिड, मिथेनोइक एसिड। उस एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस। साबुन में क्या होता है, बेस। वही बेस जब रगड़ लोगे तो आपको उससे रिलीफ मिल जाएगा। तो बताओ सोप और डिटर्जेंट क्या हुए, बेसिक हुए। लॉजिक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉर्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ढूंढ लेंगे। ये इथीन है, अल्कीन है, इसको ध्यान से देखो।
CH3COOH, इथेन का ओइक, इथेन का ओइक क्या होता है? इथेनोइक एसिड। CH3 इथेन, CH3 CH2OH, सिर्फ OH है, ओल है, इथेन का ओल है, तो ये क्या है? इथेनोल है। आ जाओ, कह रहा है ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड, ए अनसैचुरेटेड, बी अनसैचुरेटेड नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल है, हमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल होना चाहिए, तब जाके अनसैचुरेटेड होता है। बहुत से बच्चे इसको गलत करते हैं। तो अनसैचुरेटेड का मतलब मैंने पीछे रिवाइज करवाया था, क्या होता है? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? डबल। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल नहीं चाहिए मुझे। सी एंड डी सैचुरेटेड, देखना जरा, सी और डी सैचुरेटेड है ही, सैचुरेटेड चेक कर लो, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं इनके अंदर। आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस, तो हमें क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी, कह रहा है ए को सी में बना देगा जब कैटलिस्ट डालूंगा। देखना जरा, इसमें जब हाइड्रोजन डालूंगा, हाइड्रोजन H2 निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में, क्या इथेन बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, बी को डी में ले जाएगा। बी देखना क्या है? बी को डी में ले जाएगा। अरे डी को बी में ले जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, समझ में आ गई बात? इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट? इथेनोइक में। अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है? अल्कलाइन KMnO4 इथेनॉल को इथेनोइक में। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है? इथेनॉल को इथेनोइक में। तो बताओ इसमें सही ऑप्शन कौन सी आ रही है? बोलो बोलो, सही बोलो। सी एंड डी आर, सी सैचुरेटेड है और डी भी सैचुरेटेड। हाँ वो इनकरेक्ट होना चाहिए। इन रुक जाओ, तो ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड होना है, ये तो बी सैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड क्या रहा है? हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है ना। तो सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सी भी सैचुरेटेड है, डी भी सैचुरेटेड। इसका आंसर गलत है, सी नहीं है, इसका आंसर बी है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस, तो हाँ सी सही है, यस सी भी सही है, बी भी सही है। तो आप ए के अंदर कैटलिस्ट डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? तो सी भी सही है, ठीक है। आगे चले। असर्शन रीजन, देखो असर्शन रीजन में जो ये चार स्टेटमेंट होती हैं, दोनों सही है, दोनों का आंसर बी उसका सही आंसर होता है, दोनों सही है पर बी उसका सही आंसर नहीं होता है, ए ट्रू बी इज फॉल्स। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब आपको ए गलत मिल गई है ना, आपने देख लिया ए गलत है, अगर ए गलत मिल गई है तो सीधा डी में चले जाना, पढ़ना ही मत। अगर आप कॉन्फिडेंट हो असर्शन गलत है तो रीजन पढ़ने की जरूरत ही क्या है? असर्शन गलत मतलब कौन सी ऑप्शन में जा रहे हो आप? बी ऑप्शन में जा रहे हो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। और अगर आपको लगता है रीजन ही गलत है, मतलब रीजन झूठ बोल रहा है, बकवास है वो, तो फिर सी में चले जाना, ठीक है। और देखते हैं असर्शन। assertion, carbon has a strong tendency either to lose or gain electron to attain noble gas। कह रहे कार्बन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग क्षमता है इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की। झूठ बोल रहा है, कार्बन शेयर करता है। अब एक बात बताओ, असर्शन ही झूठ है तो मैं रीजन को पढ़ के क्यों टाइम बर्बाद करूं? सीधा कौन सी ऑप्शन होगी? डी ऑप्शन। समझ में आ गया? रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलें, चलो डी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। कह रहे कि जो आगे लिखे हैं ये एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। ये देखो, मीथेनॉल का अगला क्या होगा? इथेनॉल। होमोलोगस सीरीज मतलब नेक्स्ट CH2 का अंतर होता है ना, CH2 को फिट करते रहो। मीथेनॉल का अगला इथेनॉल, इथेनॉल का अगला प्रोपेनॉल। बिल्कुल ठीक कह रहा है। द सीरीज ऑफ द कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफर बाय CH2 इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। यही तो होती है, जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो और किसका डिफरेंस आता रहे? CH2 का, वही तो होमोलोगस सीरीज होती है। आप देखना, इसमें CH2 का अंतर है, इसमें और इसमें भी किसका अंतर है? CH2 का। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, उसका रीजन भी सही एक्सप्लेनेशन है। आगे चलेंगे, ऑप्शन क्या होगी इसकी? ए। एस्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्वीट स्मेलिंग, यस, एस्टर में क्या होता था? एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते थे, किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। क्या देता था? स्वीट स्मेलिंग एस्टर। और इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया था? एस्टेरिफिकेशन।
फिकेशन शन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर कब? व्हेन एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। आगे चलते हैं। व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कह रहा है जब एस्टर की फॉर्मेशन नहीं कह रहा है, अब ये एस्टर की रिएक्शन कह रहा है। जब एस्टर NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। आपको याद है एस्टर में क्या होता था? करके दिखाता हूं, देखिए ये जो कंपाउंड होते थे, इन कंपाउंड को क्या नाम दिया था हमने? एस्टर। अगर हम इसके साथ NaOH रिएक्ट कर दें तो इसमें बनता था CH3COONA प्लस CH3CH2OH। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते थे और इसको हमने क्या नाम दे दिया था? सपोनिफिकेशन। तो ये बात भी सही कह रहे हैं, पर एक बात बताओ, असर्शन का रीजन से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। असर्शन है उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन, रीजन है उसकी बैकवर्ड, तो कोई लेना देना नहीं, पर दोनों बातें सच है। तो ऑप्शन बी, बी इज अ राइट आंसर। आगे चलते हैं, चेक करते रहे ना, कुछ आंसर गलत भी हो सकता है तो हमें ठीक कर देंगे उसको। आंसर इज बी 17। इथेनोइक एसिड इज नोन एज एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। प्योरेस्ट फॉर्म होती है जो जम जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है ना, 293 डिग्री केल्विन के आसपास होता है, 90 केल्विन के आसपास होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज दिस एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। यस, अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े हो, मेरे लेक्चर पढ़े, उसमें मैंने बताया कि एसिडिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन के आसपास होता है, यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो सर्दियों में टेम्परेचर 17 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो जम जाता है। उसकी जमी हुई प्योर फॉर्म को ही क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिडिक एसिड। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी उसकी सही बात कह रहा है कि सर्दियों में जो जम जाता है तो उसी फ्रोजन फॉर्म को ही क्या नाम देते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सोप डू नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर, कह रहा है सोप जो होते हैं खारे पानी में, हार्ड वाटर में झाग नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वही स्कम बना देता उसके साथ मिलके। हार्ड वाटर हैज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम व्हिच डिसॉल्व्ड इन वाटर रिएक्टिंग विद सोप टू फॉर्म स्कम। देखना बात सही है, बिल्कुल सही है, यही तो रीजन होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप, क्वेश्चन नंबर 19। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड जनरली लो, सही कह रहा है, लो ही होते हैं, हाई थोड़ा ना होते हैं, अभी पढ़ा भी था सेशन रीजन में। एंड दे आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट टू कंक्लूजन बेस्ड ऑन दीज टू प्रॉपर्टीज। कह रहे हैं इसका दो कंक्लूजन दो, क्यों होता है? देखो, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि कार्बन के कंपाउंड शेयरिंग से बनते हैं, चार्ज नहीं होते हैं, आयंस नहीं होते हैं, तो इनकी जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, जिससे इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है। पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, एंड हेंस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर, कह रहे हैं देखो पेपर ना बड़े स्पष्ट बनाते हैं बोर्ड के, स्कूलों के पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे आपको समझ ही नहीं क्या कहने का चाह रहा है। बोर्ड बड़ा क्लियर पेपर बनाती है, बहुत स्पष्ट चीजें पूछती है, ये और ये बता, तो जो पूछे वही बता के आना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है नाम भी दो ड्रॉ भी करो। किसको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन को, विद 4 कार्बन एटम, यानी कि अब मुझको इसमें नाम और स्ट्रक्चर बनाना है। एक बात हो, कहीं लिखा है इसने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ? क्यों बनाना है? बच्चे बनाते हैं, और देखते हैं कैसे बनेगा। नेम क्या होगा? 4 कार्बन का नाम क्या होगा? आप देखना, नेम इज, नेम हो गया ब्यूटेन। स्ट्रक्चर भी बना देंगे, स्ट्रक्चर इज सी 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 सी, 3 H इधर, 2 H इधर, 2 H इधर, 3 H इधर, हो गया जी, स्ट्रक्चर भी हो गया। हाँ, अगर कहता है इसका जनरल फॉर्मूला दो, वो पूछा नहीं, तो मैं कहता C4H डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा क्या हो जाएगा? अगर कहता है इसका आइसोमर भी दो, फिर मैं एक ब्यूटेन बनाता, फिर मैं 3 कार्बन ऐसे लगा के चौथा कार्बन इधर लगा देता, H मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाने सिखाया था, ये इसका आइसोमर हो जाता। क्लियर हो गया? पर पूछा है, जो पूछा है वही लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं पूछा तो नहीं लिखेंगे।
आ जाओ आगे चलते हैं। राइट द नंबर ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। अब बढ़िया सवाल हो गया, कह रहे कितने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गिन लो। एच अपने आप लगा, चलो मैं लगा ही देता हूं। आ जाओ गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर ये पूछता हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर देयर इन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन और कार्बन के बताओ, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने हैं? ये एक कार्बन कार्बन के बीच में, ये दो कार्बन कार्बन के बीच में, ये तीसरा कार्बन कार्बन के बीच में। समझ में आ गया बच्चे? बताओ आंसर क्या आया। इसमें टोटल कितने सिंगल बॉन्ड्स आए? C4H, बोलो कितने थे ये? इसका फॉर्मूला क्या था? 10। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड्स आए टोटल? कितने सीसी, सॉरी कितने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आए? 13। आगे चलें। अच्छा इधर देखना, C6H हेक्सेन क्या होगा? हेक्सेन डबल से दो ज्यादा, कितना होगा डबल से दो ज्यादा? इसमें कितने सिंगल बॉन्ड्स होंगे पता है? आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो, 1 सेकंड में। सिखाऊं? आ जाओ। इसमें कितने आइटम है जरा गिनना टोटल? 14। 14 में से 1 माइनस करो, कितना आया? 13 बॉन्ड है। इसके आइटम गिनना जरा कितने हैं? 20। 20 में से 1 माइनस करो। हाउ मेनी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर? करने की जरूरत क्या है? नहीं समझ में आया? और जरा फिर बताओ, हाउ मेनी टेकेन, टेकेन 10 कार्बन का होता है, एच डबल से दो ज्यादा होते हैं, 20 में 2 ऐड कर दो। हाउ मेनी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर? 31। करने की जरूरत क्या है? जो करते हैं उनको करने दो, आप तो अपने तरीके से करोगे ना। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब पूछा, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। अब बिलीव करो बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर बोर्ड पूछ रहा है, पर हम अपने तरीके से बनाएंगे जैसे सिखाया। चलो दोबारा सिखाता हूं। बेंजीन और इथेन का शुरू करें। आपको मैंने सिखाया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? पहले मेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। मेन स्ट्रक्चर क्या होता है बेंजीन का? सी 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 सी, डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट, और सबके पास क्या होते हैं? एक एक एच। ये बना दिया, बोलो ये बना दिया जी। अच्छा अब हमने इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है। अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट के लिए क्या करते हैं? सी 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 बना दिया हमने, बीच के बॉन्ड उड़ा दिए सारे, और ऊपर जो एच है उनको भी लगा दो। एच एच एच, बताओ जी मैंने क्या किया? मैंने सारे बॉन्ड उड़ा दिए। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास जो डॉट्स बचे, ये डॉट्स, आप इन डॉट को रहने दोगे उधर। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। ये डॉट्स रह जाने चाहिए मेरे उधर, ठीक है? ये डॉट्स उधर रह जाने चाहिए। ये देखिए, आ जाओ बनाए डॉट्स उधर। आ जाओ देखो, इस सी और इस सी के बीच में 4 डॉट हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2, देखते रहना, 1 2 3 4, यही है। इसके बीच में कितने हैं? इसके बीच में कितने हैं? 1 2 3 4। इसके बीच में कितने हैं? 1 2। क्लियर है? थोड़ा इसको डॉट को बड़ा कर देते हैं। आ जाओ। अब एच के डॉट बनाओ, उस बीच वाले बॉन्ड को उड़ा दो और डॉट रख दो। इससे कितना नीट एंड क्लीन बनता है ना बच्चों, आप ये देखो। ये समझ में आ गया? अब आप सबसे पहले किसका पेट भरोगे? हाइड्रोजन का। छोटे का पेट पहले भरो, छोटे का पेट पहले भरो। आ जाओ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि व्हाइट हो रखा है मेरे पास। आपको एग्जाम में कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई। आ जाओ, पहले हाइड्रोजन का पेट भरो। हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए होते हैं ना। आ जाओ, इसका गोला बहुत बड़ा मत बनाना, इसका गोला छोटा बनाना। ये लो भाई,
पेट भर दिया इसका। अब कार्बन, कार्बन को क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है, कार्बन को 8 चाहिए। देखो इसके आसपास 8 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिख गए। आपको लगता है इस गोले में 8 इलेक्ट्रॉन आगे, लग रहा है 8 इलेक्ट्रॉन आगे। अब इस गोले में 8 डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको लग रहा है इस गोले में 8 आगे। इसके गोले में भी 8 चाहिए, 4 2 2, ये ले भाई। इसके भी गोले में 8, ये ले भाई। इसके भी गोले में 8, ये ले भाई। इसके गोले में भी 8, बन गया नहीं बन गया वो। तो आप सोचो, जो बच्चा डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेगा ना, मैं गारंटी कर सकता हूं नहीं बना पाता, और बहुत गंदा स्ट्रक्चर बनता उससे। क्लियर हो गया? किसको क्या पता पहले क्या बनाया बच्चे ने? क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेंजीन बना लोगे? बोलो, आगे चलते हैं। दूसरा उसने किसका पूछा था? इथेन का। इथेन इज C2H, अल्केन। डबल से दो ज्यादा, डबल से दो ज्यादा क्या होता है? 4 में 2 ऐड करो 6। तो सबसे पहले सी बनाओ, पहले इसका मेन स्ट्रक्चर बना लो। आपको लग रहा है ये मेन स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब इलेक्ट्रॉन डॉट बना लो। कैसे? हमने इन डॉट को रखना है, इनको रखना है, और बाकी बीच वाली लाइन को उड़ा देना है। आ जाओ, सी और सी के बीच में, और थोड़ा पास पास बनाना, थोड़ा दूर दूर मत कर देना। ये देखो, आपको लग रहा है कि सर ने सिर्फ डॉट रख लिए अपने पास, बाकी बीच की लाइन उड़ा दी है। बीच की लाइन उड़ गई, बस गोला बना दो। और गोला बनाते हैं। इसके पहले इनका पेट भरो, इन्हें तो चिल्लाते रहेंगे। ले भाई, अब इसको देखो, इसके गोले में 8 आनी चाहिए, लग रहा है 8 आगे। इसके गोले में 8 आनी चाहिए, लग रहा है 8 आगे। तो कार्बन कंपाउंड कैसे बनाता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज डेवलप्ड होते हैं, नहीं होते हैं? ना कटायन बनता है ना नायन बनता है। जब कटायन नहीं है, नायन नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, तो इनकी जो फोर्सेज होती है, वेंट्रल फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग होती है वीक होती है? वीक होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है लो होता है? लो होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो गुड कंडक्टर होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। कार्बन प्रेफर्स टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कार्बन पसंद करता है मैं शेयरिंग करूंगा इलेक्ट्रॉन की, रेदर देन गेनिंग और लूजिंग। कह रहा है इलेक्ट्रॉन लूज और गेन में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। कह रहा है गिव रीजन टू जस्टिफाई। देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। दोनों प्रोसेस को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो कार्बन के लिए आसान क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इन ऑर्डर टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन और टू gain 4 electron to complete noble gas configuration, it require tremendous amount of energy, which is not possible. So carbon prefers to share 4 electron to form covalent bonds. ठीक है? और अगर पूछे why does carbon not form ionic bond, तब भी आंसर लिखना है। In order to form ionic bond, carbon either required to lose 4 electron or to gain 4 electrons, and both process require tremendous amount of energy, विच इज नॉट पॉसिबल। पर बच्चे क्या करते हैं? सीधा लिख देते हैं विच इज नॉट पॉसिबल। आपने लिखना है कि दोनों के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, और एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, उसको अंडरलाइन कर देना, यही मेन आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए, कार्बन का रीजन दे रहा है, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? अभी बता दिया कि भैया कार्बन शेयरिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वेरी वीक वेंट्रल फोर्सेस होती हैं। अंडरलाइन क्या करेंगे? वेरी वीक वेंट्रल फोर्सेस होती हैं। कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड्स। इन ऑर्डर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, कार्बन इज रिक्वायर्ड टू ईदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन और टू lose 4 electron, and both process requires tremendous amount of energy, underline this, and hence it can form only bond with sharing electron, and hence it forms only covalent compound. कहानी नहीं लिखनी होती बच्चों, ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, बोर्ड में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे और बढ़ेंगे। जिन्होंने रिवीजन नहीं करी है, रिवीजन करके आए, बेटर रहेगा। कोई डाउट हो आप मुझको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय, नमस्ते, ध्यान रखें।